ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों को राम राम। तो वीरेंद्र पाल भाई, ग्राम संसार कार्यक्रम में आज विशेष जो मंगलवार के दिन आकाशवाणी कृषि पाठशाला जाती है, जिसका इंतजार हमारे सभी श्रोताओं को रहता है, और विशेषतः ऐसे हमारे सभी किसान भाई बहन जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, उनके लिए ये दिन बड़ा अहम है। कार्यक्रम ग्राम संसार जो मंगलवार को जाता है जी, क्योंकि आज के दिन हम लेकर के आते हैं गन्ने की पाठशाला, जो कि भाई फोन इन कार्यक्रम है और ये प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो साथियों, ग्राम संसार कार्यक्रम में आज प्रायोजित कार्यक्रम होता है गन्ने की पाठशाला, और वही हम बात कर चुके हैं अपने सभी श्रोताओं से, क्योंकि हमारे श्रोताओं को भी इंतजार होता है कि गन्ने की पाठशाला में इस समय कौन सी नई जानकारियां हमारे विशेषज्ञ देंगे, डॉक्टर्स देंगे। हम यहां आमंत्रित करते हैं विशेषज्ञों को कि जो हमारे किसान भाई खेतों में कार्य कर रहे हैं, गन्ने की खेती में कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये समय जो चल रहा है, इस समय जैसे भी बारिश पड़ रही है, तो बारिश में विशेषतः गन्ने की फसल में हमें विशेष ध्यान देना होता है, चाहे खरपतवार नियंत्रण हो, कीट नियंत्रण हो, बहुत सारे रोगों के विषय में हमें जानना होता है। तो उसी पर विशेष जानकारी हम लेकर के आते हैं गन्ने की पाठशाला में, और विशेषज्ञों को बुलाते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं जो आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी। आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान में, इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली में। बिल्कुल। और हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का जो समाधान करने के लिए हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल से। और डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी वरिष्ठ प्रबंधक हैं, इंडियन पोटाश लिमिटेड, तितावी से। बिल्कुल। कोई भी आपका प्रश्न है उसके लिए आपको हम लेके चलेंगे स्टूडियो में, और हमारे स्टूडियो में वैज्ञानिकों के साथ उपस्थित हैं शिवनंदन लाल, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आपके फोन कॉल्स, आपके प्रश्नों के उत्तर में पूरे सहयोगी होते हैं हमारे वैज्ञानिकों के साथ। आइए आपको लेके चलते हैं स्टूडियो में, वैज्ञानिकों से जोड़ते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। और डॉक्टर तेवतिया जी, रविंद्र कुमार जी और डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी, तीनों का कार्यक्रम है। और डॉक्टर साहब, जब तक हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं और जिस तरीके से हमारे भाई साथियों ने बताया कि इस समय गन्ने की खेती में क्या कुछ कर सकते हैं, और मौसम ये है कि कहीं कहीं बरसात शुरू हो गई है और कहीं कहीं अभी बरसात नहीं हुई है, तो दोनों स्थितियों में हमारे किसान भाई अपने गन्ने की खेती में क्या कुछ कर सकते हैं। तो डॉक्टर रविंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ अभी बरसात नहीं हुई है, तो वो किसान भाई इस समय गन्ने की खेती में क्या कुछ कर सकते हैं? आपने पूछा जहाँ पे अभी बरसात नहीं हुई है जी, वहाँ पे अमूमन बरसात लगभग हर जगह हो चुकी है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में कहीं जहाँ पे बरसात नहीं हुई है, तो इस समय जैसे जहाँ पे कई किसान जिन्होंने देरी से, तो वो अपने खेतों में जो अगर मिट्टी नहीं चढ़ाई है, तो जो भी बची हुई मात्रा उनकी जो उर्वरकों की है जो नहीं डाल पाए हैं, वो देके और मिट्टी जरूर चढ़ा ले, क्योंकि मानसून सक्रिय होने से पहले मिट्टी चढ़ाना गन्ने में बहुत जरूरी है। तो वो मिट्टी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गन्ने में सिंचाई की जरूरत होती है। तो अगर बरसात का इंतजार कर रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है, तो अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बताया कि गन्ने में जो गन्ने की डोज अभी किसान भाइयों ने जिन्होंने नहीं दी है, तो उसमें क्या
आप उर्वरकों में यूरिया है, यूरिया के साथ और भी जो पोषक तत्व दिए जाते हैं जैसे पोटास है और भी चीजें, क्या वो साथ साथ सारा दे सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर जो बेसल डोज जो दिया जाता है वो पोटास पार्शियल सोल्यूबल है, आधी डोज पोटास की बुआई के साथ, और फास्फोरस है उसकी पूरी डोज दी जाती है, और यूरिया है नाइट्रोजन नत्रजन उर्वरक है वो ज्यादातर यूरिया के रूप में 3 बार देना चाहिए। जैसे तो पहली सिंचाई जब होती है, जब गन्ना आपका 45 दिन के आसपास का होता है, या दूसरी डोज दी जाती है वो लगभग 70 से 75 दिन में, और जो अंतिम जो डोज देनी है मिट्टी चढ़ाने के टाइम पे 3 स्प्लिट में देते हैं किसान। तो जो बची हुई तीसरी स्प्लिट है वो अभी मिट्टी चढ़ाने के टाइम पे, और पोटास की अगर आपने शुरुआत में आधी डोज दी है तो बची हुई आधी डोज मिट्टी चढ़ाने के समय आप दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और जहाँ पर किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं वहाँ हल्की बारिश हो चुकी है या थोड़ा बहुत वहाँ बरसात हुई है, तो वो किसान भाई इस समय गन्ने की खेती में क्या कर सकते हैं? जहाँ पे बरसात हुई है वहाँ फसल काफी अच्छी लहला रही है, जो मैंने देखा अभी काफी अच्छी हरियाली है फसल में। लेकिन कहीं कहीं पे पोका बोइंग जो रोग है उसका लक्षण दिखना शुरू हो गया है, और जो थ्रिप्स कीट है, चूसक कीट की श्रेणी में आता है, वो भी में घुस के जो रस चूस रहा है पत्तियों का, थोड़ा पीलापन ला रहा है गोब के पास में। कहीं थोड़ा थोड़ा टॉप बोरर जो चोटी बेधक कीट है पिछली बार की तुलना में कम है, लेकिन चोटी बेधक कीट का जो तीसरी पीढ़ी है उसका भी आक्रमण देखने को मिला है। तो एहतियात के तौर पे जहाँ पे चूसक कीट जैसे थ्रिप्स है, और कहीं पे माइट भी है जो अष्टपदी होता है, जो वेब कास्टिंग माइट है, जो जाड़ा बना के पत्तियों के मध्य सिरा के दोनों तरफ और वहां पे रहता है, तो किनारे किनारे खेत के उसका भी मतलब अटैक शुरू हो चुका है। तो एक अगर थ्रिप्स ज्यादा है और माइट भी बढ़ रही है तो एक पर्णीय छिड़काव, एक कीटनाशक जो सिस्टेमिक कीटनाशक होता है उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। तो सिस्टमिक जो कीटनाशक का कौन से उसका आप जिक्र करना चाहेंगे? जैसे इमिडाक्लोप्रिड है वो 1 ml प्रति लीटर की दर से, और साथ में उसमें स्टिकर मिला के, स्टिकर नहीं है तो शैम्पू सर्फ कोई भी है जो उसमें सरफेस टेंशन है उसको कम करने के लिए उसमें कर सकते हैं। तो लगभग 200 से 300 लीटर पानी की आवश्यकता होगी फसल की बढ़वार के हिसाब से प्रति एकड़, 200 से 300 ml दवा इमिडाक्लोप्रिड और साथ में लगभग 200 ml स्टिकर, ये मिला के, और साथ में क्योंकि जहाँ पे उनका जो रस चूस लिया है गन्ने का, तो नैनो यूरिया भी उसमें मिला के आधा लीटर नैनो यूरिया उसका स्प्रे कर सकते हैं, फोलियर पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को 8 से 10 दिन में फिर से पुनः दोहरा सकते हैं अगर पूरा कंट्रोल नहीं हुआ है तो। डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान इसके बारे में नहीं जानता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? किस तरीके से पहचाने कि हमारी फसल में एक कीट का प्रकोप शुरू हो गया है? थ्रिप्स बहुत ही महीन कीट होते हैं जो आमतौर पर आंखों से देखने में दिखाई कम देते हैं। पत्ती होती है गन्ने की, वो ऊपर से फोल्ड हो जाती है, मतलब एकदम मुड़ जाती है जो सिराएं हैं पत्ती की, और उसको जब खोल के देखते हैं सिराओं को तो वहां पे पीलापन नजर आता है, रस चूस लिया होता है। तो वहां से पत्ती का जो गोब है उसके अंदर भी अगर सुबह किसान उसको हटा के देखे अंदर तो बहुत बारीक बारीक लगभग बिल्कुल हल्के काले काले रंग के कीट नजर आते हैं, जो हरे भी होते हैं बाद में काले हो जाते हैं, वो जो उनके वयस्क होते हैं तो वो थ्रिप्स होते हैं जी। और थ्रिप्स जो है गन्ने के साथ साथ और दूसरी फसलों में भी आते हैं, जैसे किसान जो प्याज की खेती करता है उन्होंने भी देखा है प्याज के ऊपर थ्रिप्स होता है, तो थ्रिप्स का किसान को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। तो इसके अलावा जो मकड़ी की बात की हमने जी, अभी जो खेत के किनारे किनारे से जो वेब कास्टिंग माइट है, जो एक मकड़ी होती है जो जाड़ा बनाती है, और जाड़े के अंदर बहुत सारे जो आंखों से नहीं दिखाई देते, ऐसे बहुत सारी कम से कम सैकड़ों के संख्या में माइट्स उसके अंदर होती है, तो वो भी गन्ने का रस चूस लेती है मकड़ी। तो उससे प्रकाश संश्लेषण जो गन्ने ने किया है वो या करना है वो प्रभावित हो जाता है, तो उससे गन्ने की थोड़ी सी बढ़वार रुक जाती है उस दौरान। और क्योंकि अभी ये शुरुआती अवस्था है जहाँ पे खेत के किनारे किनारे से वो बढ़ना शुरू किया है, तो अगर किसान जहाँ पे प्रभावित जो पत्तियां दिखे उनको तोड़ के नष्ट कर दे, दूर ले जाके जला दे, तो रोका जा सकता है। नहीं तो अगर बढ़ जाता है ये तो फिर उसको पर्णीय छिड़काव करने की आवश्यकता होगी। डॉक्टर तेवतिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बता रहे हैं। डॉक्टर साहब विशेषज्ञ हैं गन्ने के जी। और जो करनाल इधर उत्तर का हमारा बहुत अच्छा प्रसिद्ध संस्थान है, उसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने। और ये दोनों ही जो थ्रिप्स और इन्होंने बताया, ये
काफी, और जो प्लांट केन है उसमें विशेषकर ये दिखाई दे रहा है और पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं। तो इसमें इमीडा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 1 ml प्रति लीटर 17.8 स्ट्रेंथ का, और वो उसमें डालें। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे ही बारिश शुरू हुई है, जो खरपतवार है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। जी बिल्कुल, एकदम से फसल के साथ साथ। तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो किसान भाई उसको हाथ से निकाल दें निराई गुड़ाई करके, या क्योंकि बारिश में निराई गुड़ाई का भी कम मौका मिलता है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर खरपतवार नाशक का उस पर इस्तेमाल करके उसको सप्रेस जरूर करें खरपतवारों को, क्योंकि नहीं तो जो उन्होंने इसमें क्या कहा कि किसान बारिश होते ही अपनी यूरिया की डोज लगाता है, और ज्यादातर किसान छिड़कते हैं यूरिया को। छिड़कने पे वो घास जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ती है, क्योंकि खरपतवार ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फसल के मुकाबले। खरपतवार की जड़ ऊपर होती है और गन्ने की जड़ होती है नीचे। हाँ, तो वो जो है वो एकदम से सारे जो न्यूट्रिएंट डालते हैं नाइट्रोजन को, वो पौधों से मिलने से पहले ही वो ले लेते। और प्रकृति का ये नियम है, घास हमेशा जो है फसल से मजबूत और हार्डी होती है, और वो कंपटीशन देती, तो खरपतवारों का नियंत्रण रखती है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब बरसात शुरू होती है, कुछ तो हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं, और मिट्टी जो चलाते हैं उससे क्या होता है, एक तो फसल गिरती नहीं है, और दूसरे जो पोषक तत्व है जड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिससे कि गन्ने की बढ़वार अच्छी होती है। तो डॉक्टर साहब, उसका सही समय क्या है और किस तरीके से हमारे किसान भाई चलाएं जिससे उन्हें उत्पादन अच्छा मिल सके? हमारे उत्तर भारत में गन्ने की जो बिजाई है वो 3 बार की जाती है, 3 मौसमों में। एक तो शरदकालीन बुआई जो सितंबर के दूसरे पखवाड़े से अक्टूबर नवंबर तक चलती है। तो जो गन्ना उस समय का बोया हुआ है, तो उसके अंदर मिट्टी लगभग अप्रैल और मई के प्रथम पखवाड़े तक चढ़ा देनी चाहिए, जो किसान कर चुके हैं। दूसरी जो मुख्य बिजाई है वो फरवरी मार्च की, जिसको बसंतकालीन बिजाई करते हैं, वो कहते हैं। तो उसमें मिट्टी आपकी जून के अंतिम सप्ताह से पहले चढ़ा लेनी चाहिए। जून के अंतिम सप्ताह में इसलिए क्योंकि फिर मानसून सक्रिय हो जाता है और फिर किसान को मौका नहीं मिल पाता है मिट्टी चढ़ाने का। और चूंकि इस बार बारिश थोड़ी सी जल्दी आ गई है, तो कई सारे किसान भाई है वो मिट्टी नहीं चढ़ा पाए। तीसरा जो बिजाई का जो समय है वो है गेहूं की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन बिजाई। तो जो ग्रीष्मकालीन बुआई करते हैं किसान, वो थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो उसकी अभी अगर मिट्टी नहीं चढ़ाई तो चढ़ा दे। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि 50 से 70% तक किसान है वो मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं, वो फ्लैट मेथड ऑफ प्लांटिंग को फॉलो करते हैं। मतलब गन्ने में जो है कूड़ निकाल के और गन्ने की बिजाई करके और पाटा चला देते हैं। तो जैसा आपने बताया मिट्टी चढ़ाने के फायदे आपने गिनवाए, तो किसानों से अनुरोध है कि वैज्ञानिक रीति से खेती करें। गन्ने फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए समय पे बुआई करें, और बुआई के समय उस पे बिल्कुल हल्की मिट्टी से ढके, क्योंकि जहाँ पे गन्ने की आँख होती है वही अंकुरित होने के बाद में वहां से फुटाव आते हैं उसमें। तो जितनी आंखें, वहीं से जितना ज्यादा फुटाव आएगा तो हमारी पैदावार बढ़ेगी, पौधों की संख्या बढ़ेगी। जो हमारे किसान अपने रीति से करते हैं उनकी अपनी समस्या है, इस कारण वो मिट्टी मतलब फ्लैट कर देते, तो मिट्टी चढ़ाने का फिर वो बाद में कुछ करते नहीं है। वैज्ञानिक रीति यही कहती है कि शुरुआत में गन्ने पे हल्की मिट्टी रखो, जब गन्ना अंकुरित हो जाए तो 3-4 सिंचाई हल्के हल्के पानी करो, उसमें आधे कूड़ से ज्यादा पानी मत लगाए। तो उसके बाद में सारे जो कल्ले हैं वो जब कूड़ से बाहर आ जाए, बड़े हो जाए, तब उसमें पार्शियल जो मिट्टी चढ़ाना बोलते हैं, अर्ध मिट्टी चढ़ाना, वो आप कर ले, बैलों से जोत ले, बीच में जो इंटरस्पेस है, तो उससे गन्ने की जो निराई गुड़ाई भी हो जाएगी और कल्लों के पास में मिट्टी आ जाएगी। और जैसा आपने बताया कि मिट्टी में ही सारे उर्वरक है, सारे जो पोषक तत्व है वो मिट्टी है। जब मिट्टी जड़ों के पास आएगी तो जड़ों का विकास तेजी से होगा, और बाद में जब गन्ने की अवस्था 100 से 120 दिन की हो जाए तब उसमें भारी मिट्टी चढ़ा दे, ताकि एक तो जो पोषक तत्व है वो जड़ों के नजदीक आ जाए और दूसरा गन्ना गिरने से भी बचे। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गन्ना गिरने से भी बचे, तो डॉक्टर साहब गन्ने की, धर्मवीर जी आपसे जानना चाहूंगा कि गन्ने की बंधाई का क्या सही समय है और कब कब करनी चाहिए? देखिए, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इस बार गन्ने की फसल है वो काफी अच्छी है, और जो रैटून है, पेड़ी है, वो जुलाई के लास्ट वीक तक, कुछ खेत हमने देखे, विजिट करी, जुलाई के लास्ट वीक तक बंधाई आ जाएंगे। बंधाई कर देनी चाहिए, और बंधाई का भी एक अपना सिस्टम है। सबसे पहले एक खूड़ इधर का और एक खूड़ इधर का
लेकर के उसकी क्रॉस बधाई करनी चाहिए, और फिर जो है दूसरी बधाई अगस्त माह में उन दोनों को मिला करके फिर दूसरी बधाई करनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3-3, 4-4 बधाई तक किसान करते हैं, जिसका फायदा ये है कि बारिश कितनी हो जाओ, तूफान आ जाओ, वो गन्ने की फसल गिरती नहीं है, ना उसकी जड़ें हिलती। तो जो गन्ने की बधाई है वो जुलाई के लास्ट वीक में शुरू हो जाती। पहले तो जिस तरीके से गन्ने की हमारे किसान भाई बिजाई करते हैं, जैसे जिन्होंने शरदकालीन या बसंतकालीन की है, वो तो उसकी बधाई पहले करते हैं जी। और कुछ ऐसे हैं कि जो गेहूं की फसल काट के बिजाई करते हैं देर से, तो वो बधाई कब, जुलाई में करें या अगस्त में करें? नहीं, जो हमारी ऑटम प्लांटिंग है उसकी तो शुरू में बधाई हो जाएगी। जो स्प्रिंग प्लांटिंग है उसकी जुलाई के लास्ट वीक तक हो जाएगी, और जो गन्ने के बाद यानी कि गेहूं काटने के बाद गन्ना बोते हैं उसकी तो जाकर के सितंबर में होती है। और कुछ किसान उसको खुला भी छोड़ देते हैं ताकि उसमें से बीज लिया जा सके। बीज जिसमें से लेते हैं उसे खुला छोड़ देते हैं, यानी उसकी बंधाई नहीं करते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर ज्यादातर, क्योंकि बंधने से एक तो गन्ने की बढ़वार अधिक होती है और बिना बंधाई के गन्ने की बढ़वार थोड़ी कम होती है, इसलिए जो बीज में प्रयोग करते हैं उसको खेत को खुला छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज ये है कि जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं और आप लोग मान लीजिए मिल के हिसाब से या कुछ क्रेशर के हिसाब से गन्ने की खरीद करते हैं, तो गन्ने में परता अच्छा आए उसके लिए किसान भाई क्या करें, कौन से पोषक तत्वों को डालें? डॉक्टर तेवतिया जी। पोषक तत्वों का तो देखिए, जब बंधाई के बाद में जी और बरसात से पहले पूरी डोज फर्टिलाइजर की किसान भाई दे देते हैं और देनी भी चाहिए जी। उसके बाद में यूरिया की डोज रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जो गेहूं के बाद में फसल बोई गई है जी और वो अभी छोटी है जी, तो उसको जब तक बंधाई तक ना हो तो उसमें अभी 2 डोज और लगानी है किसानों को जो गेहूं के बाद बोई है, क्योंकि वो छोटी है फसल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जब तक पूरे कल्ले निकले और उनकी अर्थिंग अप के लिए भी मौका देखना पड़ेगा किसानों को कि बारिश नहीं हुई है, आए खेत करने के लिए और उसमें चढ़ा दे। तो ये बाकी जो ऑटम प्लांटिंग है उसमें तो फर्टिलाइजर की डोज ऑलरेडी पूरी हो चुकी। जो बसंतकालीन बोई है उसमें भी बस अब ये लास्ट डोज है आखिरी डोज। और जो गेहूं के बाद में उसमें 2 डोज और लगे और यूरिया की ही डोज लगेगी। और इस बीच उसके निकाई गुड़ाई भी समय समय पे करते रहे। हाँ, निकाई गुड़ाई का तो मैंने जैसे पहले बताया, बरसात में घास एकदम से होती है और अगर उसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो जो यूरिया की नाइट्रोजन को खरपतवारी ले लेंगे फिर उसको, तो इसलिए उसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। खरपतवार नाशक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल, कॉम्बिनेशन भी है और सेलेक्टिव है, जो गन्ने पे असर नहीं करते और केवल घास पे करते हैं, वो सेलेक्ट करके किसान भाई उसका स्प्रे कर सकते हैं और खरपतवारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कहीं कहीं पर बरसात थोड़ी ज्यादा होती है तो उस समय संभावना रहती है गन्ने के गिरने की, तो क्या उसके लिए समाधान किया जा सकता है कि गन्ने की फसल गिरे ना? देखो, उसमें तो सबसे पहली सावधानी ये है कि पानी लगाने का जो वो है उसको थोड़ा पानी लगाने को रोक दें, पानी लगाएं जब बारिश कम सिंचाई करें। हाँ, और मतलब सिंचाई बारिश के टाइम में बहुत जब करें। और देखिए आजकल मौसम की जो प्रिडिक्शन है वो भी काफी कुछ सही है, मोबाइल में चेक कर सकते हैं किसान भाई कि अगले 1 हफ्ते में बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, तो उसमें देख के भी अपना सिंचाई से थोड़ा बचें। जब बहुत ही जरूरी हो जाए तभी सिंचाई करें, वरना तो क्या होगा कि आपने पानी पहले लगाया तो वो मिट्टी नरम हो गई, फिर बारिश होती रही और अगर थोड़ी सी भी आंधी वगैरह हवा चल गई तो वो गिर जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें, पानी ना लगाएं। और बंधाई, देखिए किसान का क्या है कि अगर बंधाई जल्दी कर दे तो उसकी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि 15% ईल्ड घट जाती है अगर जल्दी बंधाई कर, क्योंकि 1 मीटर ऊपर से बंधाई करनी चाहिए। उसमें जो आपके कल्ले जो हैं जिनको ब्याज कहते हैं वो बंधने नहीं चाहिए, नहीं तो वो वहीं रुक जाएंगे। और दूसरा, अगर किसान बंधाई ना करे तो गिरने का खतरा बना रहता है। इसीलिए जो है कृषि को मानसून के साथ में जुआ कहा जाता है कि ये एग्रीकल्चर विद एग्रीकल्चर जी। तो ये बहुत ही सावधानी से किसान भाइयों को निर्णय लेना चाहिए, बांधने का भी और
पानी देने का। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि किसान भाई जब भी उसकी बंधाई करें या सिंचाई करें तो निश्चित तौर पे ध्यान रखें, मौसम का भी ध्यान रखें। अगर मौसम थोड़ा बारिश का बन रहा है तो सिंचाई ना करें, और अगर सिंचाई कर दी है तो फिर बारिश होती है तो थोड़ा जल निकास का भी प्रबंध रखें, क्योंकि खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। अगर पानी भर गया तो फसल गिरने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और इसके साथ साथ जो किसान भाई हमारे गन्ने की बिजाई करते हैं उसमें सारी कोशिश करते हैं तो खरपतवारों को भी समय समय पर निकालते रहें। अगर वो उसमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं किया है, और हो सके तो अपनी फसल को प्रतिदिन देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें कीट हैं, बीमारियां हैं, उनका पता नहीं चलता, रातों रात आ जाती हैं, जिससे उनके उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। किसान भाई हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पहले उनसे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब के किसान पहले से ही लाइन पे हैं, तो पहले किसान की बात सुनते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नाम से अंसरपाल है जी, जिला बागपत। क्या सवाल है आपका गन्ने की खेती से संबंधित? डॉक्टर साहब 23 गन्ना बोया था जी, 23 जी जो गन्ना बीज चला दिए। क्या दिक्कत है उसमें? उसमें तो जी लाल लाल पत्ती होगी सारी ज्यादातर जी। तो जो CO 15023 वैरायटी आपने बोई है उसमें जून के महीने में कई जगह शिकायत आई है कि उसकी जो नीचे की पत्तियां हैं उनमें लाल रंग के जो धब्बे हैं वो दिख रहे हैं। 2-3 कारणों से लाल रंग उसका होता है। नंबर 1, अगर कोई चूसक कीट है जो बहुत ही महीन है, जो दिखता नहीं है, उसके कारण। तो ये 2-3 कारणों से लाल पत्ती होती है। नई पत्तियां बिल्कुल साफ आ रही है, पुरानी पत्तियां जो किसी कारणवश लाल हुई थी उसका कारण जो नई है ना जी, नई पत्ती दिख रहा है जी। हाँ जी। और वो उनकी नोक है, नोक खूब है जी। हाँ, वो मैंने पहले भाग में बताया था इसी में कि थ्रिप्स नाम का एक चूसक कीट है, वो उसको पत्तियां ऊपर से गोब है वो मुड़ जाती है उसकी, और उसके अंदर बहुत बारीक कीट होता है थ्रिप्स, उसके कारण पत्तियां बाद में पहले पीली होती है फिर लाल हो जाती है। तो उसका इलाज ये है कि आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है, वो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, और साथ में उसमें कोई स्टिकर मिला लीजिए, और इसके साथ साथ नैनो यूरिया या NPK का जो है उसको मिला के आप डालोगे, स्प्रे करोगे तो आपके समस्या दूर हो जाएगी। और फोन नंबर है वो आप मेरा लिख सकते हो, 98 133 77 502। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब धर्मवीर जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, किसान भाई मेरी बात अगर सुन रहे हो, मेरी आवाज आप तक आ रही हो, तो ये जो आप लाल लाल पत्ती बता रहे, डॉक्टर साहब ने बताए, थ्रिप्स की वजह से पत्ती मुड़ रही है, और वो बहुत बारीक नंगनाक से नहीं देखी जाती, और अगर गौर करके देखोगे तो छोटे 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 काले काले तुम्हें धब्बे से दिखाई देंगे, और वो पत्ती मुड़ के आपस में चोंच उसकी बिल्कुल नुकीली हो जाती है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया 1 ml क्लोरो इमिडापिड, और उसमें स्टिकर लगा के साथ साथ उसका जो है उसका स्प्रे करने के बाद में आपको ये रिपीटेशन करना है, आपको 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद 2 बार। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते सर, हम IPL सिसवा बाजार महाराजगंज से बोल रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? सुधीर सिंह। हाँ सुधीर सिंह जी, क्या सवाल है आपका? जैसे सर गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के बाद कोई उर्वरक डालना जरूरी है, बरसात भी अब शुरू हो गया है। आप बहुत अच्छे किसान हैं और आपको अवार्ड भी मिला है, और आप पूरा भ्रमण भी करके आए हो साउथ का, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा एक पॉलीहेलाइट है IPL का जी, और पोटास है जी, और अगर पॉलीहेलाइट डालोगे तो पोटास की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मिट्टी चढ़ाने से पहले उसको खूड़ों में डाल के आप मिट्टी चढ़ा दें। इसमें जैसे मिट्टी चढ़ गया सर, उसके बाद हम कर रहे हैं कि अगर बरसात होता है तो 1 महीने बाद कुछ देना उचित रहेगा या नहीं? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपकी फसल कितनी बड़ी हो गई है और कितना खाद अब तक आप लगा चुके हो उसमें जी। तो देखिए, जो ऑटम प्लांटिंग है जो आपने अक्टूबर नवंबर में बोई होगी, तो वो तो फसल को पूरा खुराक आप दे चुके होंगे उसको तो। जी 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 जी। और जो फरवरी मार्च में बोई होगी वो भी लगभग उसकी भी पूरी हो गई होगी, काफी बड़ी हो गई होगी वो फसल जी। अब बात रहा गेहूं काटने के बाद में, क्या कोई ऐसा खेत है जो आपने? नहीं, गेहूं काटने का बात का नहीं है, लेकिन ये मार्च का है सर।
हाँ, मार्च वाली फसल कितनी बड़ी हो रही है? अभी वही 3 फीट के आसपास है। मार्च की बुई हुई तो 3 फीट से ज्यादा होनी चाहिए, 6 फीट की होनी चाहिए। वही 3 फीट प्लस है, लेकिन बरसात नहीं हुआ, इस नाते से थोड़ा ग्रोथ में सर डिफरेंस हुआ है। अच्छा, कल्ले वल्ले निकले खूब सारे? हाँ, कल्ले हैं सर, कल्ले हैं। मिट्टी चढ़ा दी? अभी नहीं, उस पे मिट्टी नहीं चढ़ा है सर। हाँ, तो उसमें जो है आप यूरिया पॉलीहेलाइट की डोज डाल दें उसमें कूड़ों में और मिट्टी चढ़ा दें। उसके बाद बारिश हुई है नहीं हुई? बारिश हुई है अभी। बारिश हुई है तो जैसे ही अभी आए ना फसल आपकी जुताई आ जाए तो अभी डाल सकते हो आप, और कूड़ों में डाल दीजिए पॉलीहेलाइट और यूरिया मिला के, और उसमें फिर मिट्टी चढ़ा देना जैसे ही खेत आए। एक चीज और था सर, जैसे अगर हम पुराजन नहीं लगा पाए अगर किसी कारणवश, और गन्ना अगर स्वस्थ दिख रहा है तो उस पे हमें क्या सावधानी रखनी है? देखिए, सावधानी, गन्ना अगर स्वस्थ दिख रहा है बस उस पे आप तो खेत पे रोजाना जाते ही हैं, बस निगरानी रखिए। और निगरानी रखिए। उसमें जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं, अगर आप सुन रहे हो, इस समय थ्रिप्स दिखाई दे रहा है। थ्रिप्स वो बहुत छोटा है, नंगी आंखों से बहुत आंख की रोशनी बिल्कुल सही होगी और वो भी ध्यान से देखोगे तभी दिखाई देगा। और वो ऊपर होता है कोत में, गन्ने के ऊपर टॉप में, और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, वो चमकता भी नहीं है, वो उनका वो पीता रहता है रस। उनका ध्यान रखें। और फसल पे और कोई कीड़ा दिखाई दे, रोग दिखाई, पोका बोइंग के वो लक्षण दिखाई दे तो उसके हिसाब से फिर आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर कुछ नहीं है अभी कुछ मत। ठीक है सुधीर जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि फसल के सबसे ऊपर में एक चोटी वेदक कीट लगता है, तो उसकी क्या पहचान है? हमारे किसान भाई कैसे पहचाने और कैसे उसकी रोकथाम करें? जो चोटी बेधक कीट है, ये पिछले 2-3 साल से पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा यहाँ पे इसने बहुत ही बुरी तरह प्रभावित किया है और पैदावार भी गिरी है। काफी किसानों की शिकायत आती है। काफी किसानों की शिकायत आई है। और इसकी जो तीसरी पीढ़ी होती है इस कीट की, जो कि अभी जुलाई में उसका अटैक होता है, वो सबसे ज्यादा घातक मानी जाती है। लेकिन पिछले 2 साल से इसकी पहली पीढ़ी ही इतनी ज्यादा संख्या में उसने अंडे दिए और वहां से जो फसल को प्रभावित किया कि किसान का मतलब टिलरिंग और सब कुछ रुक गई। तो पहचान इसमें क्या है कि ये इसकी जो मौत होती है, जिसको हम आम भाषा में किसान तितली बोलता है, वो सफेद रंग की होती है, बिल्कुल उजले सफेद रंग की। और जो मादा होती है उसकी पूंछ की तरफ नारंगी रंग की जो है, उस पे सॉफ्ट बाल से लगे होते हैं। नर जो है उसमें ऐसा नहीं होता। तो ये तो कीट की पहचान होगी। और इसके जो अंडे हैं वो पत्ती की किसी भी ज्यादातर निचली सतह में होते हैं, भूरे रंग के धब्बे से होते हैं। और एक अंड समूह में लगभग 250 से 300 अंडे होते हैं जो लगभग इकट्ठे होते हैं। और उसको वो ढक देती है, जो नारंगी रंग की जो उसकी पूंछ होती है, उससे फेविक्विक जैसा एक केमिकल सा होता है उसका, उससे वो ढक देती है, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर देती है वो मादा अंडे देने के बाद। और अंडे जो है लगभग 6-7 दिन में निषेचित होके और बहुत छोटे छोटे काले रंग के उसमें से कीट निकलते हैं, सुंडियां होती है, जो पोरी की जो पत्ती की मध्य सिरा में सुरंग बना के गन्ने में प्रवेश कर जाते हैं और सीधा जो चोटी में जाके छेद करते हुए नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए उसका जो टॉप है, गन्ने की चोटी है, वो खत्म हो जाती है, उसका जो अगोला है वो खत्म हो जाता है। इससे गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। तो जब थोड़ी सी बड़ी होती है पत्तियां 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद में, तो छेद नजर आते हैं पत्तियों में उसके पहचान के रूप में। तो ये अगर है तो किसान समझ सकता है कि इसमें टॉप बोरर लगा हुआ है। तो इस समय तीसरी पीढ़ी का आक्रमण चल रहा है। तो जिन किसानों का गन्ना अभी जिसमें वो जा सकते हैं आराम से, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, अगर बसंतकालीन का है वो 7-8 फुट का हो गया होगा, लेकिन जो सर्दकालीन है, लेकिन अगर बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन गन्ना है, अगर वो खेत में जा सकते हैं, तो सबसे प्रभावी नियंत्रण इसका है कि प्रभावित जो गोब है उसको पूरे को गन्ने को तोड़ के निकाल दें। वो सबसे इफेक्टिव है, नहीं तो पैदावार में बहुत कमी आ जाएगी। दूसरा है उसके बाद में फेरामोन ट्रैप लगा सकते हैं, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, और ट्राइकोग्रामा का जो ट्राइको कार्ड है वो अपने खेत में 8-10 जगह उस काट के और पत्तियों से चिपका सकते हैं। रासायनिक की बात करें तो पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा प्रभावित उपचार नहीं है रसायनों का, और हमारा खुद का अनुभव है कि रसायनों से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। ज्यादा उसमें पैसे खर्च होते हैं, गन्ना बड़ा हो गया तो रसायन इतने प्रभावशाली नहीं है। जो इसके लिए रिकमेंडेड रसायन है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जो 150 ml जो है जड़ों में ड्रेंचिंग की जाती है,
और दूसरा जुलाई का महीना है तो कार्बोफ्यूरॉन 13 किलो प्रति एकड़ की दर से डाली जाती है। लेकिन कार्बोफ्यूरॉन बहुत ही घातक है, उसमें से गैस बनती है और बड़ी सावधानी से डालने की जरूरत है, नहीं तो उसमें किसान को कैजुअलिटी भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक नई बीमारी आई है पोका बोइंग, ये क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने जैसे बताया थ्रिप्स के बारे में, अभी बताया टॉप बोरर के बारे में, ये दोनों थे कीट। और ये जो आपने डॉक्टर साहब पोका बोइंग के बारे में पूछा है, जी जी, ये है बीमारी, रोग। ये एक कवक है फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्मी। इस कवक के द्वारा ये रोग फैलता है और इसके शुरुआती जो लक्षण है, जो नीचे की पत्ती है वो आपस में लिपट जाती है और लिपट के ऐसे हो जाती है जैसे किसी कपड़े को गर्म पानी में डाल दें और वो सिकुड़ जाता है। फिर दूसरी तीसरी पत्ती छोटी होकर के वो नुकीली हो जाती है भाले के आकार की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका टॉप जो है वो सूखने लगता है। इसकी दूसरा लक्षण टॉप रोट भी है। तो इसकी दवाई जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या थाइफिनाइट मिथाइल है, इसकी 500 ग्राम डोज 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में अगर हम स्प्रे करते हैं, और स्प्रे भी 15 दिन के बाद में रिपीट करनी पड़ती है, तो काफी अच्छी हमें इसको रोग से मुक्ति मिलती है। भाई का फोन लेते हैं चलते चलते। हेलो हेलो, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। हाँ राकेश जी, क्या सवाल है आपका? आप जल्दी में पूछिए। मैं ये पूछता हूँ कि हमें गन्ने में कितनी मात्रा में खाद डालनी चाहिए? गन्ने में कितनी मात्रा में आपने गन्ना लगाया हुआ है? अभी तैयारी है लगाने की। तैयारी है तो देखिए, आप वैरायटी पहले सेलेक्ट करेंगे और वैरायटी और खेत की आप मिट्टी टेस्ट कराइए, तो आपको जो मिट्टी प्रयोगशाला है ना, उसके हिसाब से, आपकी मिट्टी के हिसाब से वो आपको डोज बता देंगे। बिल्कुल, जब मिट्टी की जांच कराएंगे तो उसी के आधार पे आपको जो प्रयोगशाला है वहां से आपको बताया जाएगा कि गन्ने की फसल में कितने उर्वरकों की मात्रा डाली जाती है। डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के सवालों के जवाब दिए और बहुत अच्छी जानकारी दी गन्ने की फसल में समसामयिक कार्यों के बारे में। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र भाई, अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे थे, ये कार्यक्रम में चल रही थी गन्ने की पाठशाला में गन्ने की बात, और हमारे श्रोताओं के फोन आए, और भाई कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, इस जो कार्यक्रम जाता है इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो गन्ने की पाठशाला लेकर के हाजिर होते हैं मंगलवार में, और भाई अब दीजिएगा अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को राम राम।